प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा उन बच्चों के पेरेंट्स को जो इतने जागरूक हैं कि इटावा जैसी छोटी जगह पर रहकर उन्होंने अपने बच्चों को एम एकेडमी में पढ़ने भेजा और परिणाम स्वरूप उनके बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में उनका सिलेक्शन हुआ। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इटावा बहुत बड़ी जगह नहीं है और अनडाउटेडली जिला बढ़ रहा है, लेकिन जो सोच है अभी उसका अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो ही रही है और मुझे लगता है होती रहेगी अभी। तो ऐसी जगह पर मैं इस चीज को बहुत चैलेंजिंग मानता हूं कि अभिषेक जी ने एम एकेडमी को खोला जिसमें वो डिफेंस की, मिलिट्री की, सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके लिए ये है कि लोगों को पहले तो इसके लिए जागरूक करें कि एक्चुअली ये चीजें हैं क्या और इनमें बच्चे जाएंगे कैसे। और उसके बाद दूसरी चैलेंजिंग चीज ये है इनके सामने कि कोई गाइडेंस इटावा से तो मिलना नहीं है कि इटावा से मिल जाए जिसे गाइडेंस लेकर ही करें, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं खुद ये, और बहुत मेहनत के बाद बच्चों के लिए बढ़िया कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बढ़िया करिकुलम तैयार कर रहे हैं, उस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। अगर ये कुछ भी नहीं होता तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इन 5 बच्चों का सिलेक्शन हो पाता। ये इस एकेडमी की, एम एकेडमी की बहुत बड़ी सफलता है और मैं ऐसी एकेडमी को बिल्कुल भी कभी छोटा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि बहुत बड़ी एकेडमी है ये, वो हर एकेडमी बहुत बड़ी है जो बच्चों का सिलेक्शन दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हल्का सा मोटिवेशन देना चाहूंगा बच्चों को, स्पेशली जो गार्जियन बैठे हुए हैं उन्हें, और इस मोटिवेशन में मैं 4 चीजों को कवर करूंगा। जो 4 चीजें हैं वो होंगी, पहली चीज है प्रोसेस, दूसरी चीज है धैर्य यानी पेशेंस, तीसरी चीज है एंकरिंग और चौथी चीज है बीइंग अनकंफर्टेबल। इन 4 चीज पे बात करेंगे हम, और इन 4 चीज के अंदर वो सारी चीजें होंगी जिनसे बच्चे को उसकी लाइफ के लिए एक रास्ता दिखेगा, उसका पाथ क्लियर होगा, वो जान सकेगा कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। और गार्जियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपने बच्चों को एक्चुअली माहौल किस तरह का प्रोवाइड कराना है, संगत कैसी प्रोवाइड करानी है और किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा फोकस। यहां फोकस का मतलब है यानी प्रोसेस। प्रोसेस मैं पहली चीज बताना चाहूंगा, प्रोसेस। यहां पर प्रोसेस का मतलब है नंबर 1 चीज कि पैशन होनी चाहिए आपके अंदर। पैशन का मतलब है आपके अंदर बहुत लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको कोई चीज करनी ही है। और प्रोसेस में ही आपका आता है हार्डवर्क, प्रोसेस में ही आपका आता है डिसिप्लिन, और प्रोसेस में ही आपका आता है कंसिस्टेंसी। तो ये प्रोसेस है। जैसे हम अगर कुछ बनना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम यूपीएससी में जाना चाह रहे हैं, तो हमारा ध्यान बहुत इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम यूपीएससी में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, इस पर बहुत ध्यान नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपटीशन के लिए बता रहा हूं मैं, इस पर ध्यान बहुत ना होकर जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी लगन है, जो आपकी मेहनत है, जो निरंतरता है, आपका फोकस इस पर रहना चाहिए। और अगर आप इस फोकस के साथ काम करोगे, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बहुत छोटी सी कहानी है। कैरोली टाकस नामक एक निशानेबाज हुए हैं, शूटर हुए हैं, ये हंगरी के हैं। तो ये बात है 1936 की। 1936 में ओलंपिक्स होने थे। तो जब ओलंपिक्स होने थे उस टाइम पर क्या हुआ कि ये सेना में सार्जेंट थे। हंगरी की सेना थी, आप भी कल को सेना में अधिकारी बनोगे। हंगरी की सेना थी, हंगरी की सेना में एक सार्जेंट थे। तो शूटिंग में बहुत अच्छे थे, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी, इसमें बहुत अच्छे थे ये। तो इनकी बहुत इच्छा थी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। इन्होंने खूब मेहनत करी, अच्छे से मेहनत करी, लेकिन जब ओलंपिक्स आ गए तो पता चलता है कि ओलंपिक्स में सार्जेंट लेवल के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं, केवल जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं वही जा सकते हैं। तो क्या हुआ, 1936 का जो ओलंपिक्स था
उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, जब ये ओलंपिक्स हो गए तो हंगरी में ये रूल बना दिया गया कि अगर सार्जेंट भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं और ओलंपिक्स में जा सकते हैं। तो इसके बाद ओलंपिक होना था 1940 में। तो उस बंदे ने 1940 के लिए तैयारी स्टार्ट करी। एक दिन क्या हुआ, सीधे हाथ से शूटिंग करता था वो। एक दिन क्या हुआ, सेना में एक ड्रिल चल रहा था, एक प्रैक्टिस चल रही थी, सेशन चल रहा था। तो एक बॉम्ब वो माल फंक्शन कर गया और वो फट गया। इससे क्या हुआ, इस बंदे का जो सीधा हाथ था जिससे ये निशानेबाजी करता था, शूटिंग करता था, वो हाथ खराब हो गया। लेकिन उसका लक्ष्य था कि उसे शूटिंग में जाना ही है। आप सोच रहे हो कि अगर हम लिखते हैं और हम यहां हाथ पे प्लास्टर चढ़ जाए तो हम बाएं हाथ से लिख भी नहीं सकते हैं। वो बंदा बोला मेरा सीधा हाथ खराब हो गया तो क्या है, मैं शूटिंग तो करूंगा, पार्टिसिपेट तो करूंगा, मेडल तो जीतूंगा। उसने क्या किया, चुपचाप से, ये 1938 की बात है और 1940 में ओलंपिक्स होने थे, उसने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, चुपचाप करता रहा। 1939 में हंगरी में नेशनल गेम्स हुए, वो उसमें गया तो लोगों ने कहा उससे, आओ आओ स्वागत है, देखो कितनी अच्छी तुम्हारी बात है कि देखो तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तब भी तुम यहां पर आए, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो वो बोला कि नहीं, मैं यहां पर देखने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कंपीट करने आया हूं, मुकाबला करने आया हूं। और उस बंदे ने उस नेशनल जो चैंपियनशिप थी उसे जीतकर उसने 1940 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गया। स्टार्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1940 के ओलंपिक्स हुए ही नहीं, उसका बहुत मन टूटा, लेकिन उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया। उसने कहा कोई बात नहीं, 1936 का ओलंपिक चला गया, 1940 का ओलंपिक चला गया। अब उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1944 में ओलंपिक्स जो आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए तैयारी करते हैं। तैयारी करी, पता चला 1944 के ओलंपिक्स भी रद्द कर दिए गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, उसके इंपैक्ट की वजह से। अब क्या हुआ, अब अगला ओलंपिक जो होना था वो होना था 1948 में, और 1948 का मतलब था कि वो 38 इयर्स का हो जाता। आप आजकल समझ रहे हो, नेशनल अगर कोई आप इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो तो अगर आप 30, 31, 32 हो गए तो ऑलमोस्ट आप फिट नहीं रहे इंटरनेशनल गेम के लिए, है ना। और निशानेबाजी शूटिंग में तो और भी ज्यादा फिट नहीं रहे आप। उसने कहा, उसने हिम्मत नहीं आ रही, बोला कोई बात नहीं, 1948 के ओलंपिक्स को देखेंगे, वहां देखते हैं क्या होता है। मेहनत करता रहा, सबने अपनी तैयारी करी अपने बेस्ट हैंड से और उसने अपनी तैयारी करी अपने ओनली हैंड से, जो एक ही हाथ तो बचा था, कोई ऑप्शन तो था नहीं उसके पास। तो 1948 के ओलंपिक्स होते हैं और 38 की एज में उसने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और वो यहां पर ही नहीं रुका, उसने कहा अगले ओलंपिक्स में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद 1952 के ओलंपिक्स में वो गया और वहां पर भी जाकर उसने गोल्ड मेडल जीता। पहला ऐसा शूटर बना जिसने लगातार 2 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते। समझ रहे हो ना। अगर हमारे हाथ में, मैं इस हाथ से लिखता हूं, अगर थोड़ी चोट लग जाए तो शायद है मुझे सालों लगेंगे इस हाथ से प्रैक्टिस करने में। और उस व्यक्ति ने जहां 100% परफेक्शन चाहिए, आपकी गलती जहां स्वीकार ही नहीं है, वहां पर उसने अपने बेस्ट हैंड को छोड़कर ओनली हैंड से तैयारी करी। ये है पैशन, ठीक है। ये क्या है, हार्ड वर्क, ये है डिटर्मिनेशन, ये है कंसिस्टेंसी। आपने एक नाम सुना होगा, माइकल फेल्प्स, स्विमर हैं, ये हैं अमेरिका के। जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ तो आपको पता है अपने इंडिया ने भी, अभी ओलंपिक्स हुए तो अपनी इंडिया अगर देखो तो गोल्ड मेडल एक भी नहीं जीत पाई, है ना। उस बंदे ने अकेले 2008 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते। 8 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसने ओलंपिक्स में और 8 में गोल्ड मेडल जीते। अकेला ऐसा, मतलब सबसे ज्यादा रिनाउंड स्विमर माना जाता है। 28 मेडल जिसने जीते हैं और उसमें 23 मेडल्स गोल्ड मेडल्स हैं।
एक बार जब उसने, ओलंपिक्स की ही बात है, बीजिंग की, जब उसने 8 मेडल जीत लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऐसे ही। तो उससे जो प्रेस के लोग थे उन्होंने पूछा कि माइकल, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी हो कि आपने 8 गोल्ड मेडल जीते। तो वो बोला कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं एक दिन में पानी के अंदर 8 घंटे प्रैक्टिस करता हूं। तो 8 घंटे प्रैक्टिस करने का मतलब हो गया कि मैं एक महीने में लगभग 320 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूं। और एक साल की अगर बात करें तो हम लगभग 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 3000 घंटे में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और एक ओलंपिक होता है 4 साल में, 4 साल में ओलंपिक होता है। तो अगर ओलंपिक की बात करें तो 4 साल में मैंने लगभग 11,000 घंटे तैयारी करी। वो बोला इतनी तैयारी, जाओ तुम जाकर पानी में कर लो, तुम्हें भी 8 गोल्ड मेडल मिल जाएंगे। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि हमारे अंदर पैशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं आज सर्दी बहुत है तो छोड़ो, आज की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, आज का पढ़ना छोड़ देते हैं, आज गर्मी बहुत है आज नहीं पढ़ेंगे, केवल एसी में बैठेंगे, आज बारिश बहुत हो रही है ना, हम कोई काम अपना नहीं करेंगे, हम आज पढ़ने नहीं जाएंगे, आज हम खेलने नहीं जाएंगे, आज हम प्रैक्टिस पे नहीं जाएंगे, आज अपना काम नहीं करेंगे। ये एक भी चीज, एक भी बहाना इन लोगों के अंदर नहीं था, इसलिए आज हम इनकी बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में भी बात करी जाएगी अगर आप इस एक पॉइंट को ध्यान में रखोगे। दूसरी चीज क्या होती है? धैर्य। पेशेंस बहुत आवश्यक है आपके लिए। कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि यहां से स्टार्ट हुई और एकदम से हो गई। एक दिन में कोई चीज नहीं बनती है, हर चीज का एक टाइम है, उतना टाइम वो चीज लेगी। कबीर दास ने एक बहुत सुंदर बात कही है। कबीर दास ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उन्होंने कहा कि हे मन, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, क्योंकि चीजें धीरे धीरे होती हैं। जब एक माली एक पौधे में सैकड़ों घड़े पानी डालता है, फल तब भी नहीं आते हैं उसमें। फल तब आते हैं जब वो सैकड़ों घड़े पानी तो डालता है, लेकिन जब ऋतु आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 12 करना है तो आपको 12 वो पूरी साल तो लगना ही पड़ेगा उसमें। जब 12 पे एग्जाम आएंगे, आप उसमें अपीयर हो गए, उसके बाद आपका परिणाम आएगा। अब आप भड़बड़ाए जा रहे हो, आज पढ़ने बैठे, आपको लग रहा है एक दिन में हम पूरा कोर्स खत्म कर दें, नहीं हो सकता। ठीक है, चीजें जो प्रोसेस है वो अपना टाइम लेगा। तो आपको ये धैर्य रखना है, ये मान के चलना है कि चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। जो टाइम प्रोसेस लेना है, टाइम जो प्रोसेस को जो टाइम लेना है वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना। हमारा देश एग्रीकल्चरल है। खेती क्या सिखाती है हमें? खेती सिखाती है कि जब हम एक बीज बोते हैं जमीन में, तो बीज बोने का हमारा मतलब होता है कि जब इस बीज को हम बोएंगे तब कल को फसल होगी, जब फसल होगी तो हम उससे अनाज पाएंगे, जब अनाज पाएंगे तब हमें उससे खाना मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, बीज बोने से लेकर खाना मिलने तक एक टाइम लगा, ये चीज एक दिन में नहीं हुई। तो ऐसे ही हमारे करियर हैं, ऐसे ही हमारे एम्स हैं, ऐसे ही हमारे लक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये भी अपना प्रोसेस वाला टाइम लेंगे ही लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गार्जियन को बहुत याद रखनी है, वो है एंकरिंग। एंकरिंग, एंकरिंग समझ रहे हो क्या है? एंकरिंग का मतलब है आप अपने मन में विचारों को कैसे डाल रहे हो, आप अपने मन में चीजों को कैसे स्थापित कर रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से कर रहे हो। रामधारी सिंह दिनकर ने एक रचना लिखी है बहुत ही शानदार, रश्मि रथी। तो रश्मि रथी को जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत सुंदर सा एक वर्णन आया है। तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे करके है वो कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
दुर्योधन वो भी दे ना सका, आश्रित समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को साधने बांधने चला, तो जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर भरा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस कहानी में आप ये इस रचना में आप ये पाओगे, या आप महाभारत को पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि जो दुर्योधन था, ना तो उस पर शक्ति की कमी थी, ना ही उस पर वैभव की कमी थी, ना ही उस पर सुविधाओं की कमी थी, उस पर सारी चीज सही थी। लेकिन जो उसके मन में चीजें बिठा ली गई, जो उसके मन में एंकरिंग करी गई, किसके द्वारा? शकुनी के द्वारा, जो उसके मामा थे, जो उनके मामा शकुनी के द्वारा एंकरिंग करी गई, वो एंकरिंग बिल्कुल नेगेटिव करी गई। उसके मन में यह बात ठूस कर भरी गई कि तुम तो एक राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, और तुम जो करोगे बस वही सही होगा और कुछ भी सही नहीं होगा। और उसने उसे अधर्म के सारे रास्तों पर बढ़ाया। एक बार जब दुर्योधन से पूछा गया तो वो भी बोला कि ऐसा नहीं कि मैं धर्म नहीं जानता हूं, मैं भी जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरा चलने को मन नहीं होता धर्म के रास्ते पर। ऐसा नहीं न्याय क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कौन से ऐसे देवता हैं जो मुझे न्याय के राह पर चलने नहीं देते। राइट? तो क्या हुआ कि उसने वो सारे अधर्म के काम करे। जब जब पांडवों को अज्ञातवास भेजा गया और कहा गया कि जब आप अज्ञातवास पूरा कर लोगे, आप वापस आओगे, तो आपको आपका आधा राज्य दे दिया जाएगा। जब पांडव अज्ञातवास पूरा करके वापस आए तो क्या हुआ? दुर्योधन ने राज्य को देने से मना कर दिया। मना कर दिया तो ये बेईमानी वाली चीज है कि नहीं है? तो ये उसने क्यों करी? ये उसने करी क्योंकि उसके अंदर एंकरिंग गलत की गई थी। और उससे परिणाम क्या हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने उसे समझाया कि दुर्योधन, अगर न्याय तो ये कहता है कि तुम आधा राज्य पांडवों को दे दो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आधा राज्य नहीं दे पा रहे हो तो केवल 5 गांव दे दो। पांडव लोग वहीं आराम से रह लेंगे, तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। आप समझ लो दुर्योधन ने वो 5 गांव भी नहीं दिए। क्या हुआ उससे? उससे यह हुआ कि द्रौपदी की, यानी कि जो कौरव थे, सारे के सारे कौरव मारे गए और उनके वंश में कोई बचा नहीं, दीप जलाने वाला नहीं बचा। तो यह होता है एंकरिंग के अगर सही एंकरिंग हुई है तो आप सही दिशा में जाओगे, गलत एंकरिंग हुई है तो गलत दिशा में जाओगे। पांडव थे, सही एंकरिंग हुई थी, है ना, उन्हें न्याय धर्म बताया गया था, तो वो 5 गांव लेने को तैयार थे। और दुर्योधन, जिसकी एंकरिंग नेगेटिव हुई थी, वो 5 गांव देने को तैयार नहीं था। तो तीसरी चीज ये गार्जियन को बहुत ध्यान रखनी है कि आप बच्चे के मन में किस तरह के विचार डाल रहे हो। अगर आप उससे कहोगे कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो गधे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, वो देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है ना, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम तो बिल्कुल पीछे ही रह जाते हो, आप विश्वास मानो आप बच्चे के मन में आप हीन भावना को माउंट कर रहे हैं, आप उसके अंदर हीन भावना डाल रहे हैं। और वो बच्चा, विश्वास मानो, अगर आप ऐसा कई साल तक कहते रहे, वो बच्चा अपने अंदर स्वीकार कर लेगा कि उसके अंदर क्षमताएं हैं नहीं और वो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसी चीज बिल्कुल मत करिए। पॉजिटिव चीजें डालिए, उसका उत्साहवर्धन करिए, मार्गदर्शन करिए, मोटिवेट करिए उसे और उससे आगे बढ़ाइए। तो ये तीसरा चरण था एंकरिंग का। चौथी चीज है बीइंग अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल समझ रहे हो क्या है? कि जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग लाइफ में ये चाहते हैं कि हम कंफर्टेबली जिए। जैसे अभी लोग बैठे हो तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग लेटे जा रहे हैं, कुछ ऐसे बैठ गए, है ना। तो ये क्या है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन चाहते हो हर जगह। हम जहां भी होते हैं, आप क्या, हम हो कोई भी हो, हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन चाहते हैं। हमें लगता है कि हम जहां पे रहें कंफर्टेबली रहें एकदम से। अब अगर कंफर्टेबल आप रहोगे, अगर आप ऐसे बैठ जाओगे, सो जाओगे, तो क्या आपकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो आपकी इतनी रहेगी कि आप बात को सुन पाओ या समझ पाओ? है ना। ऐसे ही क्या है कि बहुत सर्दी हो रही है, आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि हम 4 बजे उठ के सुबह पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है कि आप 4 बजे, आपने कहा बहुत ठंड है, उठने का मन नहीं हो रहा है, चलो सो जाते हैं। तो आप क्या रहे? कंफर्टेबल रहे। आपने अपनी पढ़ाई को नहीं किया, आपने अपनी प्रैक्टिस को नहीं किया, कंफर्टेबल रहे।
गर्मी आई, अब आपको गर्मी बहुत लग रही है, लपट बहुत लग रही है, आपने घर वालों का एसी लगवाओ, एसी लग गया, अब एसी लग गया, आपको बढ़िया कूलिंग मिली, आप सो गए, बोले अभी आराम कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? कंफर्टेबल जोन है। अगर आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो ध्यान रखना आपकी पूरी लाइफ अनकंफर्टेबल रहेगी। और शुरू के सालों में, अपने स्टूडेंट ईयर में, अगर आप अनकंफर्टेबली रह लोगे, काम को कर लोगे, तो आप अपनी पूरी लाइफ कंफर्टेबली जिएंगे। एक बहुत अच्छी पोयम थी जो फेसबुक पर बहुत ज्यादा चली थी, जो कुछ ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जितना जलता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब निखरता है, मिट्टी का बर्तन जलता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम भारत के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संकल्प जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसमें दो तीन बातें कही गई हैं, आप देखो क्या कहा उन्होंने कि लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, कहा उन्होंने कि नहीं? यानी जितना उसे जलाया गया, जितना पीटा गया, उतना ही ज्यादा मजबूत होता गया। इसका आप एक एग्जाम्पल देखना चाहो, रिसेंटली क्रिकेट खेलते हो आप लोग, देखते हो? न्यूजीलैंड इंडिया का मैच देखा था? क्या था उसमें? आपने न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखी थी? न्यूजीलैंड की फील्डिंग के दौरान एक सिंगल मिसफील्ड नहीं हुई, लगभग 40 रन उन्होंने बचाए, और कैच उन्होंने ऐसे ऐसे लिए जो ह्यूमन बींग्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे। तो ये क्या था? वो लोहा की तरह जले। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी कि दुनिया की बाकी सारी की टीम्स उनसे फील्डिंग में पीछे रह गई। लोहे की तरह जले वो। सोने को भी देखो आप, उस पर आग लगाई जाती है, उतना ही ज्यादा चमकता जाता है ना? हीरे को देखो, हीरे पे धार रखी जाती है, उसे काटा जाता है, तब वो निखर के आता है। अगर हीरा आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना? ऐसे ही मिट्टी का बर्तन, मिट्टी है, उसका कोई बर्तन बनाया, उसे आग में रखा, उसके बाद वो इतना मजबूत सा हो जाता है कि उसे आप बजा सकते हो। घड़ा देखे होंगे आपने, है ना? तो चीज मतलब कहने का ये है यहां पर कि आपको मेहनत करनी होगी। जब आप किसी बड़े व्यक्ति को देख रहे हो, आप उस जैसे बनना चाह रहे हो, तो केवल ये मत देखो कि वो अंबानी हो गए, वो अडानी हो गए। आप ये देखो कि अंबानी बनने के लिए, अडानी बनने के लिए, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, माइकल फेल्प्स बनने के लिए, है ना, कैरोली टाकस बनने के लिए, विराट कोहली बनने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी। वो भी सोए नहीं, कई रातें उन्होंने गंवाई। उनका भी मन होता है कि वो एसी में बैठकर कूलिंग लें, लेकिन उन्होंने धूप में प्रैक्टिस करी, बहुत कठिन परिश्रम किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया। कई बार उनके लाइफ में ऐसे पल जरूर आए जब उन्हें लगा कि बंद कर दो ये सब, जब वो टूट रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों से निकलकर निरंतरता के साथ में, कठिन परिश्रम के साथ में, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में अपने काम को करते रहे, और वो जाकर उन्होंने सफलता को हासिल किया। तो केवल इतना कहना चाहूंगा मैं, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर लगन है और आप पूरी मेहनत, ईमानदारी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन के साथ साथ आप निरंतरता, कंसिस्टेंसी, इसके साथ में अगर अपने काम को करते रहे और कंफर्टेबल जोन से दूर रहे, आपका मन कर रहा है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने मन से कहा कुछ नहीं, ये मेरे पढ़ने का टाइम है, हम तो पढ़ेंगे,
आपका मन कह रहा है सो जाओ, प्रैक्टिस मत करो, रिवीजन मत करो, लेकिन आप कहें कि नहीं, ये मेरे रिवीजन करने का टाइम है, आप उठ के बैठें, टेबल चेयर लें, चेयर पर बैठकर टेबल पर के साथ आप अपनी प्रैक्टिस करें, है ना। कई बार आपको लगेगा कोचिंग क्यों जाओ, आज बहुत धूप है बाहर, आज बहुत सर्दी है बाहर, क्यों पढ़ने जाओ, एम अकेडमी में क्यों पढ़ने जाओ। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो आपका नंबर कैसे आएगा, है ना, क्योंकि आपको गाइडेंस भी तो चाहिए, आपको सही कंटेंट भी तो चाहिए, और अगर ये आप नहीं करोगे तो आप कैसे कर पाओगे। तो अगर इन चारों चीजों को, पांचों चीजों को आप ध्यान रखोगे, मुझे लगता है कि आप सफलता को जरूर पाओगे। और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार है। और चूंकि आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तभी आप इस चीज को कर रहे हैं। मैं जीसी जीनियस में प्रिंसिपल हूं, और मैं एक विद्या हट करके भी चलाता हूं। विद्या हट फ्री में साल में 3 बार क्विज़ ऑर्गेनाइज करता है, 3 बार करता है। ये क्विज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ऑनलाइन मोड में होती हैं, ठीक है। आप विद्या हट की वेबसाइट पर जाओगे, आपको इस क्विज का लिंक मिल जाएगा। इस बार ये क्विज 30 मार्च को हो रही है। 15 मिनट की क्विज होती है, 16 मिनट की। उसमें आपको 45 क्वेश्चन करने होते हैं विद्या हट ऐप के थ्रू, राइट। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको एक स्कूल कोड, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। आप उसके द्वारा विद्या हट ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके आप उसमें लॉग इन कर लेंगे, और आप जो लास्ट में जितनी क्विज हो चुकी हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कई सारी क्लास 6, 7, 8 वगैरह की, 9, 10 की क्लासेस पड़ी हुई हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। और फ्री में आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि 30 मार्च को है, राइट। तो जो बच्चे रैंक में आते हैं, हम उन्हें उनके स्कूल में या उनकी कोचिंग में उनके प्राइजेस को भेजते हैं। तो उन्हें अपने प्रिंसिपल के हाथों या अपने कोचिंग के डायरेक्टर के हाथों उन्हें प्राइज मिलता है। और ये जो क्विज होती है, ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है। इसके बच्चे तमिलनाडु से भी पार्टिसिपेट करते हैं, जम्मू कश्मीर से भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी करते हैं, गुजरात से भी करते हैं, पूरे देश से करते हैं। ये आपके मेंटल लेवल को बहुत बढ़ाती है। आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, फ्री में होती है। बहुत अच्छा मेंटल लेवल होता है बच्चों का। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या तो आप vidyahut.com पे जा सकते हैं, या फिर मैं सर को लिंक भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन का, आप सर से लिंक ले लेना, और उस लिंक पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान करे कल को आप ऑफिसर बनो, सेना में ऑफिसर बनो, और खूब बड़े पद पर पहुंचो, इस देश की सेवा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और अपने माँ बाप की आशीर्वाद जरूर रखना, उनकी सेवा जरूर करना। और कल को जब अधिकारी बन जाओ तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके लिए आपके माँ बाप ने बहुत त्याग किए। हो सकता है कि उन्होंने खुद ना कपड़े पहने हो, लेकिन आपको सारी सुविधाएं दी हो सकता है वो खुद गर्मी में बैठ ली हो, लेकिन आपको एसी लगवा के दिया हो। तो अपने माँ बाप को नहीं भूल जाना। आप चाहे कितने ही बड़े अधिकारी बन जाना, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा हमेशा करना, उनकी बात हमेशा मानना, उनका सम्मान हमेशा करना। जय हिंद, जय भारत।